स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड। इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है ये। इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें साउंड को लेकर के पढ़ चुके हैं। साउंड बेसिकली क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है, वेव पैरामीटर्स क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उस वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जा करके उसको देख लीजिए पहले। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एको के बारे में। एको क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में बात की थी। क्या होता है कि अगर एक सरफेस से जाकर के साउंड टकराता है तो वो वापस बाउंस बैक करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है, जस्ट लाइक लाइट। तो एको में क्या होता है, आप में से कई सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा। हिल स्टेशंस वगैरह पे एको पॉइंट होते हैं। क्या होता है? एको पॉइंट होता है, जहाँ से अगर आप जा करके अपना नाम बोलते हो या फिर हेलो बोलते हो या जो भी बोलते हो, तो क्या होता है, आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में वापस से आपकी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक कोई तो भी बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपना जोर से नाम लिया चिंकू। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साउंड यहाँ से निकला। यहाँ पे कोई तो भी एक माउंटेन है या कोई एक ऑब्स्टिकल है, उससे जाकर के ये साउंड वेव क्या की, टकराई। अब टकराने के बाद क्या होता है, मैंने जैसे बोला रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बाउंस बैक करेगा, ये वापस से यहाँ से वापस से आता है। तो इसको क्या होता है, इस इंसान को जिसने अपना नाम बोला था उसको वापस से अपना खुद का नाम सुनाई देता है। काफी बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ही चीज 2 या 3 बार सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अगर मैंने एक बार यहाँ से अपना नाम बोला तो एक बार रिफ्लेक्ट किया, एक बार मुझे आवाज सुनाई दी, वापस से ये यहाँ से कुछ तो भी टकराया, वापस से इधर गया, क्या होगा, वापस से 2 या 3 बार हम लोगों को वही सेम चीज सुनाई देती है। लेकिन हर बार क्या होते जाता है, वो जो साउंड का इंटेंसिटी है वो कम 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 होते जाता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज एको। एको में एक मेन कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कि जो बोलने वाला है, जब मैंने ओरिजिनल साउंड के बीच में और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1। और रिवर्बरेशन में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, जो टाइम होता है इट इज लेस देन 0.1। रिवर्बरेशन यानी क्या, वो भी इको का छोटा भाई समझ लो। ठीक है, एक हॉल है हमारे पास या कोई एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कोई तो भी एक इंसान भाषण दे रहा है, तो क्या होता है, जो उसकी वॉल्स है ऑडिटोरियम की या हॉल की, उसमें से क्या होता है कि जो बोल रहा है इंसान, उसकी आवाज वापस से टकरा के आती है। लेकिन इस केस में, रिवर्बरेशन के केस में, आवाज उतनी क्लियर नहीं होती। जैसे अगर यहाँ पे इको के केस में इस इंसान ने अपना नाम बोला या उसने बोला, जो भी उसने बोला, वो वापस जब आता है आवाज, दैट इज क्लियर, समझ में आता है कि उसने क्या बोला है। लेकिन रिवर्बरेशन के केस में क्या होता है, रिवर्बरेशन के केस में वो आवाज क्लियर नहीं होती और जो आवाजें होती हैं, जो साउंड होता है, वो ओवरलैप होता है। और इस ओवरलैपिंग के कारण हम लोगों को साउंड को दिमाग में प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो जो आवाज़ जो बोल रहा है इंसान, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। सो रिवर्बरेशन जो होता है ये हाईली अनडिजायरेबल है। यानी अगर एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैं नहीं चाहूँगी कि अगर मैं वहाँ पर जाकर के बोल रही हूँ कुछ तो वहाँ पर रिवर्बरेशन हो। अच्छा, अब रिवर्बरेशन को टालने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग जो वो हॉल है वहाँ पर कुछ हेवी कर्टन्स लगा सकते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लें। अगर साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। या फिर हम लोग दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जो हॉल की खिड़कियाँ हैं उनको ओपन कर देंगे, इससे भी जो रिफ्लेक्शंस है साउंड के वो मिनिमाइज हो जाएंगे। या फिर कारपेट बिछा सकते हैं हम लोग, जिससे कि क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा साउंड को, उससे भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन कम 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 होते जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एको एंड रिवर्बरेशन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कैसे कैसे यूज हो सकता है।
पहला तो यूज़ है, देखो बच्चों, हम लोगों ने शहनाई सबको पता होगी, या जो ऑटो रिक्शाज में हॉर्न होते हैं, ऐसे कोनिकल से हॉर्न होते हैं, पहले एक पतली सी पाइप जाती है, अगर मुझे पॉसिबल होता है तो मैं उसका फोटो यहाँ पर बाजू में आपको लगा करके दिखाऊंगी, और यहाँ पे कुछ ऐसी कोनिकल से डिज़ाइन होती है, जिसके के कारण क्या होता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और अच्छे से साउंड सामने जा पाता है। या फिर जो शहनाई होती है वो भी सिमिलर तरीके से बनी होती है। और क्या हो सकता है, जो डॉक्टर लोग वो स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हम लोगों का चेकअप करने के लिए, ताकि उन लोगों को हमारे हार्ट और उसमें की आवाज़ें सब ढंग से सुनाई दे सकें, वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एको एंड रिवर्बरेशन। एक और यूज़ अच्छा क्या हो सकता है बच्चों इस चीज़ का, कि जो हॉल्स वगैरह होते हैं उनका डिज़ाइन कैसा होता है, अगर कोई रूम है तो उसका डिज़ाइन ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कैसा डिज़ाइन है, एकदम रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है, पूरी 90 डिग्रीज है, लेकिन वहाँ जो हॉल्स होते हैं उनका डिज़ाइन कैसा बनाया जाता है, जो ऊपर का सीलिंग है वो जानबूझ करके थोड़ा सा ऐसा कोर्व बनाया जाता है, ताकि यहाँ पर अगर एक कोई स्पीकर खड़ा है तो उसका जो आवाज़ है वो टकरा के हर तरफ जा सके, ठीक है, हर तरफ जा सके उसका आवाज़। इसलिए ये जो ऊपर का सीलिंग है इसको हल्का सा एक कर्व दिया जाता है, थोड़ा सा सर्कुलर में बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एको एंड रिवर्बरेशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि अल्ट्रासोनिक साउंड कौन सा होता है, जो साउंड 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एक्सीड करता है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू क्लीन ऑड पार्ट्स, यानी जो एकदम अलग ही शेप के पार्ट्स होते हैं जो हार्ड टू रीच होते हैं। अब कोई स्पाइरल कॉइल है या फिर कोई पतली सी जगह है, वहाँ का हम लोगों को डस्ट या ग्रीस निकालना है, कोई अनइवन शेप का चीज़ है उसका हम लोगों को सफाई करना है, तो ये बहुत एक टीडियस काम हो जाता है कि हम लोग कैसे उसको करें, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है कि उसको किसी एक सोल्यूशन में, उस जो भी पार्ट है उसको एक किसी सोल्यूशन में डाला जाता है, और अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं साउंड की वो उसमें से प्रोपोगेट की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट या ग्रीस है वो बाहर निकल करके गिर जाती है। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 1। सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि जो काफ़ी बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं मशीनरीज के, जो मेटल पार्ट्स होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है कि कोई क्रैक होता है, कोई डिफेक्ट होता है। तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम चल रहा है कि एक ही ढंग के मुझे 100 मशीन्स चाहिए, 1000 चाहिए, तो वहाँ पर अब मैं क्या एक एक चीज़ को देखते थोड़ी बैठ सकती हूँ ना कि इसमें कहीं क्रैक दिख रहा क्या, इसमें कहीं कोई डिफेक्ट दिख रहा है क्या, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उन मशीन्स के साथ क्या किया जाता है, या उन पार्ट्स के साथ क्या किया जाता है, सपोज ये कोई एक मेटल का पार्ट है, ओके, और यहाँ पर मुझे इसमें डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर कोई क्रैक या कोई डिफेक्ट है क्या। तो यहाँ से क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगाया होता है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यहाँ से जा रही है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके, और यहाँ पर एक रिसीवर होता है। अब ये वेव्स यहाँ से ऐसे इस ढंग से जा रही हैं, और सपोज यहाँ पर कोई एक क्रैक है, ओके, अब ये वेव्स यहाँ से चली जाएंगी, लेकिन जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर उसको पता चल जाएगा और ये वापस से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो इस चीज़ से हम लोगों को पता चल जाता है कि कहीं कोई क्रैक है क्या, कहीं कोई कुछ दूसरा डिफेक्ट है क्या। तीसरा एप्लीकेशन इस चीज़ का क्या हो सकता है कि डॉक्टर्स कई बार जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको कहते हैं कि आप एकोकार्डियोग्राफी कराओ। उसमें क्या होता है कि हार्ट का हमारा इमेज लिया जाता है कि हार्ट में अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये देखने के लिए डॉक्टर्स एकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। तो वो जो एकोकार्डियोग्राफी होता है वो भी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल पे।
और एक एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि कई बार डॉक्टर्स हम लोगों के और बॉडी ऑर्गन्स की इमेजेस लेना चाहते हैं, जैसे कि यूट्रस या फिर किडनी, गॉल ब्लैडर, ऐसी सारी चीज़ों का जब उन लोगों का इमेजिंग करना होता है तो वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। काफ़ी सारे लोगों को किडनी में स्टोन्स हो जाने का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोपोगेट की जाती हैं। उससे क्या होता है कि अगर स्टोन इतना बड़ा है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको क्या करेगी, बीच में से तोड़ देगी, और जब वो टूट जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा, तो वो जो ग्रेन साइज्ड हो जाएगा तो वो हमारी यूरिन के साथ निकल सकता है और हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इतने सारे एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड के। और एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, जो बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैट एक ऐसा एनिमल है जिसकी एक तो पहले से आईसाइट जो होती है बहुत ज़्यादा पुअर होती है, एंड सेकेंड थिंग, वो जब शिकार पे निकलता है तो वो रात के टाइम पे ही निकलता है जब विजिबिलिटी और कम होती है। तो वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करता है। जब बैट क्या करता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है अपने अंदर से, तो उसको क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराएंगी। अगर किसी प्रे से जा करके टकराती है, यहाँ पर कोई एक बैट है, मैं बैट का इमेज नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अगर ये ऐसे टकराती है तो उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक कोई प्रे है, क्योंकि वो क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसके पास पलट करके वापस आएंगे। अगर मुझे पॉसिबल होता है तो मैं उसका एक इमेज यहाँ पर वीडियो में ही लगाती हूँ, ओके। या फिर वो बैट है, सामने एक ट्री है, तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ ये ट्री है यार, इधर से तो टर्न लेना चाहिए, नहीं तो मैं ट्री से टकरा जाऊंगा। या फिर यहाँ पर एक वॉल है, मैं दीवार से टकरा जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो बैट होता है वो किसका यूज़ करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का। रात के समय हम लोग सो रहे होते हैं इसलिए आवाज़ नहीं आती, ऐसा नहीं होता, आवाज़ इसलिए नहीं आती क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड है, हम लोग उस साउंड को सुन ही नहीं सकते, करेक्ट। तो बैट भी किसका यूज़ करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। पर एक और चीज़ हम लोगों को पढ़नी है स्टूडेंट, सोनार। सोनार क्या होता है, जस्ट लाइक रेडार, सोनार हम लोगों को पढ़ना है। तो सोनार क्या है, साउंड, SO साउंड, N से नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो शिप्स होती हैं उनमें क्या किया जाता है, सपोज यहाँ पर एक शिप है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक शिप है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरी जो ड्रॉ की हुई इमेज है उससे ज़्यादा सुंदर वाली इमेज यहाँ पर लगा करके दिखाऊंगी। तो जो शिप्स होते हैं उनके अंदर क्या फिट किया जाता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। तो अब जब ये शिप पानी के अंदर तैर रही है तो ये क्या करती है कि ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर नीचे की तरफ भेजती है, और फिर उसके बाद ये टकरा करके ऐसे जब जाती है तो ये टकरा करके वापस से बाउंस बैक होती है और ये रिसीवर इसको कैच कर लेता है। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, क्या स्पेशल है, ये करने का क्या मतलब है एक्चुअली, यहाँ से नीचे से कोई शार्क आ सकती है या कोई वेल आ सकती है जो यहाँ पर बैठे हुए लोगों को तकलीफ दे सकती है, ओके। या फिर ये कहीं दूसरे देश में जा रही है या कहीं जा रही है, नीचे से कोई सबमरीन आ सकती है जो कि दुश्मन की हो सकती है, इन पर हमला कर सकती है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसा फॉरेन एलिमेंट उनको दिखता है तो तुरंत सतर्क हो जाते हैं, तुरंत उसका रिपोर्टिंग हो जाता है, ओके। एंड इसका एक और फायदा क्या हो सकता है, अब यहाँ पर देखो, हम लोगों को साउंड का वेलोसिटी मालूम होगा, कहाँ पर, पानी में। वी नो द वेलोसिटी इज नोन टू अस। अब जब इसने ट्रांसमिट किया और रिसीव किया, सपोज इसको ट्रांसमिट करने में, रिसीव करने में कुछ ना कुछ एक टाइम लगा, तो वो टाइम भी हमारे पास क्या आ गया, टाइम भी हम लोगों को नोन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे इट इज डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो हम लोगों को वेलोसिटी या फिर कह लो स्पीड जो साउंड का है पानी के अंदर पता है, टाइम पता चल गया, तो हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो 2D होगा, क्योंकि ये 1 होगा, ये वापस आने के लिए होगा, तो इसको हम लोगों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो ये आ गया सोनार का एप्लीकेशन। किस लिए यूज हो सकता है कि प्रॉपर डेप्थ में है क्या हम लोग, क्योंकि शिप्स को भी एक प्रॉपर डेप्थ में रखना पड़ता होगा ना, ऐसा थोड़ी कि किसी भी डेप्थ में वो लोग बढ़िया से चल जाएंगी। सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, नीचे कोई फॉरेन एलिमेंट है क्या, कोई सबमरीन है क्या जिससे हमें खतरा हो सकता है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, कोई वेल या कोई शार्क, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ पर। तो ये लोग हर वक्त पे ये जायजा लेते रहते हैं कि कुछ खतरा तो नहीं है। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ सोनार which also comes under ultrasonic sound, application of ultrasonic sound. So this was all about the application. So students, now let's talk about the structure of human ear. हमारा जो कान है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जो हम लोगों को साउंड को सुनने के लिए मदद करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जो हमारा ह्यूमन ईयर है उसको हम लोग पढ़ने के हिसाब से हम लोग उसको 3 टाइप्स में हम लोग उसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो बाहर से एक्सटर्नली हम लोगों को कान दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज पिना। अब ये जो बाहर से हम लोगों को दिखता है, इसका क्या काम है? ये क्या करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में जितना भी हमारे हियरिंग रेंज के अंदर आने वाली चीज़ें हैं, उन सारे साउंड्स को ये कलेक्ट करता है। ठीक है, हमारे आसपास में जितना भी ऐसा साउंड है जो हमारे हियरिंग रेंज के अंदर आता है, वो सारा ये कान कलेक्ट करता है। फिर ये जो कलेक्ट किया हुआ साउंड है, दिस गोज थ्रू वन ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, अब ये कैनाल में से जाने के बाद जाता है हमारे ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम यानी क्या? हमारे पेरेंट्स जो हम लोगों को चलाते रहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जोर से वो ईयरफोन्स नहीं पहन, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्या होता है उससे? हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट, पतला सा एक लेयर होती है जो फट सकती है। ठीक है, तो ईयर ड्रम के पास जाती है वो आवाज़। और ईयर ड्रम का क्या खासियत होता है स्टूडेंट्स, कि अगर यहाँ पर कोई कंप्रेशन आता है, ठीक है, तो ये जो ईयर ड्रम है ये कान के अंदर के साइड जाने की कोशिश करता है, और जब रेरिफ्रैक्शन आता है तो इसको आउटवर्ड जाने की कोशिश करता है। मतलब ये डिस्प्लेस नहीं होता, लेकिन तुम सोच सकते हो कि एक बलून है, ठीक है, या फिर एक कोई पतली सी शीट है, तो अगर उसके ऊपर यहाँ से दबाव पड़ रहा है तो वो इस ढंग से झुकेगी, लेकिन अगर रेरिफ्रैक्शन है तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? आई होप आप लोग इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को। अच्छा, अब ये ईयर ड्रम के अंदर जब आवाज़ जाती है, जो वाइब्रेशंस पहुँचते हैं, वाइब्रेट होता है हमारा ईयर ड्रम, तो इस वाइब्रेशन को मल्टीपल टाइम, सेवरल टाइम इसको एम्पलीफाई किया जाता है बाय द 3 बोन्स। ओके, अब ये जब एम्पलीफाई हो जाती हैं तो इनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजा जाता है हमारे दिमाग को, फिर हमारा दिमाग इस चीज़ को इंटरप्रेट करता है। क्या क्या होता है? पहले तो हमारा एक्सटर्नल ईयर सारा कुछ जानकारी या फिर सारा जो साउंड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से कैच करता है, फिर वो जाता है ऑडिटरी कैनाल में, कैनाल से जाता है हमारे ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम के पास जाने के बाद जब वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेशन को मल्टीपल टाइम, सेवरल टाइम उस चीज़ को एम्पलीफाई किया जाता है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है बच्चों, ज़्यादा डायग्राम देख के ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले से देख के बहुत ज़्यादा लगता है कि क्या होगा भाई, इतना बड़ा सारा है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 बार इसको देखोगे और 1-2 बार खुद के मन से आप ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। तो अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये पॉइंट्स, ऐसा नहीं है,
लेकिन हाँ ये पॉइंट्स जो है इनके बारे में कुछ ना कुछ एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, या फिर आप लोगों को इन जनरल भी पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ साउंड इनमें क्या फ़र्क होता है, टोन क्या होता है, नोट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो बात कर लेते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय सोर्स, और लाउडनेस मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ साउंड एज डिटेक्टेड बाय लिसनर। अब दोनों में फ़र्क क्या है? सपोज करो कि कोई एक स्पीकर लगा हुआ है और उसमें एक कोई तो भी मस्त सा गाना बज रहा है, ठीक है। तो अब जो बंदा उस स्पीकर के एकदम सट के खड़ा होगा, सपोज यहाँ पर वो स्पीकर और यहाँ मैं खड़ी हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़ोर से आएगा ना वो साउंड, बहुत इरिटेटिंग लगेगा। लेकिन कोई एक दूसरा बंदा है वो थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो उसको वो साउंड क्या लगेगा? थोड़ा सा और कम लगेगा। कोई तीसरा इंसान है जो कि और थोड़ी सी दूर पे खड़ा है, तो उसको वो साउंड और कम लगेगा, बराबर। और कोई एक चौथा इंसान है, सपोज करो कि उसके कान से ढंग से सुनाई नहीं देता, ठीक है, तो उसको तो वो साउंड का कुछ बहुत कम या तो सुनाई देगा या तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि कुछ गाना वाना बज रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब क्या? कि उस स्पीकर में से एक्चुअल में कितना साउंड निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? उस स्पीकर का इंटेंसिटी कहलाएगा। लेकिन लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द लिसनर, कि वो कितनी दूर पे खड़ा है, उसके कान सही है या नहीं है। तो ये फर्क होता है इंटेंसिटी पे और लाउडनेस में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स टोन के बारे में और नोट के बारे में। क्या होता है टोन, क्या होता है नोट? टोन यानी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहेंगे सिंगल फ्रीक्वेंसी। काफ़ी बार वो म्यूजिक वाले ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो वो क्या होता है? एक सिंगल टोन होता है। लेकिन कई सारे टोन्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम लोग नोट कहते हैं। मल्टीपल टोन्स असेंबल टू फॉर्म अ नोट। ओके, अब मेलोडी क्या है, नॉइस क्या है? ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, जो हम लोगों को कान में सुनने के लिए अच्छा लगता है। कोई गाना है या कोई अच्छी सी मतलब धुन चल रही है, तो वो हम लोगों को कान में सुनने के लिए प्लेजेंट लगता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ मेलोडी। एंड जो शोर हो रहा होता है, आप तुम भाजी मार्केट में चले जाओगे या कोई बच्चा है वो रो रहा है बहुत देर से, तो वो क्या करता है? हम लोगों को ऐसा साउंड पागल करता है, अनप्लेजेंट लगता है। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉइस। सो दीज आर सम स्मॉल पॉइंट्स जिनको आप लोगों को याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा मैंने कहा, लेकिन हाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी, तो आप लोग इनको भी नोट कीजिए। हम लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को इस चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उससे पहले जो हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग हर चैप्टर में करते हैं वो यहाँ पर भी करेंगे। क्या हम लोग सारे जो इसके फॉर्मूलाज हैं इम्पॉर्टेंट, उनको सारे फॉर्मूलाज को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इस चैप्टर में आज सच बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं हैं, और जो हैं बहुत ज़्यादा ईजी वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूले से हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम से फैमिलियर हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने के लिए आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड अपॉन टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब यहाँ पर सपोज करो कि कोई एक वेव है, ठीक है। अब उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी क्या फ्रीक्वेंसी, यानी क्या एक सेकेंड में कितनी बार वो साइकिल्स कंप्लीट करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। और लैम्बडा मतलब क्या? लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा लैम्बडा होगा। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? T रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। सेम चीज़ लिखी हुई है दोनों भी जगह पे। अब इस चीज़ को अगर मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? लैम्बडा, लैम्बडा की जगह पर, फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैं 1/t लिख सकती हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? v इक्वल टू लैम्बडा बाय t। बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। सो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ।
A sound wave travels at a speed of 339 meters per second. If its wavelength is 1.5 centimeter, what is the frequency of the wave? Will it be audible? तो यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रॉब्लम दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को वेलोसिटी दी गई है, वेवलेंथ का वैल्यू दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इन लोगों ने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम लोगों को इस चीज़ का फॉर्मूला पता है क्या? वेलोसिटी इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा और हम लोगों को पता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों ने लैम्डा का वैल्यू दे रखा था 1.5 सेंटीमीटर, तो अब हम लोगों को सेंटीमीटर में चाहिए नहीं, हम लोगों को चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर टू मीटर हम लोगों को कन्वर्ट करने के लिए मैंने अपॉन 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 जीरोस हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट? 0.015 मीटर। अब फ्रीक्वेंसी का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि है V 339 अपॉन लैम्डा का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 15 और हम लोग यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम लोग इस चीज़ को फाइंड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 22.6 इंटू 1000। तो ये क्या है? 22.6 किलो हर्ट्ज, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब ये हम लोगों ने फाइंड कर ली स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। अब हमसे इस क्वेश्चन में एक और चीज़ क्या पूछी गई है कि क्या ये चीज़ हम लोगों को सुनाई देगी? तो इसका आंसर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारा हियरिंग रेंज क्या है? इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये 20 किलो हर्ट्ज को एक्सीड कर रही है। इसका मतलब क्या कि हम इस फ्रीक्वेंसी को, इस साउंड को नहीं सुन सकते। The frequency of a source of sound is 100 Hz. How many times does it vibrate in a minute? अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है कितना? 100। हम लोगों से पूछा गया कि 1 मिनट में कितने बार वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोगों को पहले से पता है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर स्टडी कर रखा है। फ्रीक्वेंसी यानी क्या? 1 सेकेंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करता है। तो हम लोगों को दिया है कितनी बार करता है वो? 100 टाइम करता है। अब हम लोगों से पूछा ये कि 60 सेकेंड्स में यानी 1 मिनट में वो कितनी बार वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन है। इसलिए अगर 1 सेकेंड में 100 बार कर रहा है तो 60 सेकेंड में कितनी बार करेगा? 60 सेकेंड्स में वो करेगा 6000 times. Okay, so this is your answer. A person has a hearing range from 20 Hz to 20 kHz. What are typical wavelengths of waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 meters per second. तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या दिया गया है? हम लोगों को हमारी हियरिंग रेंज दी गई है विच इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज और से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों से पूछा गया है कि कितने से कितने तक के रेंज का वेवलेंथ हम लोग अपनी हियरिंग रेंज में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो पता है। क्या होता है वेवलेंथ? इट इज लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को 2 फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम। तो अगर हम लोगों को वेवलेंथ का रेंज फाइंड करना है तो हम लोगों को दोनों भी फ्रीक्वेंसीज के साथ एक एक बार लैम्डा का वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड दैट वुड बी आवर रेंज। ओके, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं केस 1 लैम्डा 1 के लिए। स्पीड कितनी रहेगी? स्पीड दोनों भी केसेस में 344 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है। ये है लैम्डा 1, लैम्डा 2।
अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पहले केस के लिए हम लोग लेते हैं 20, दूसरे केस के लिए ले लेते हैं हम लोग 20,000। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इस चीज का वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मुझे मिल जाता है 17.2 मीटर। ओके, अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतनी चीज तो देखो सेम है, ये 3 जीरोस जो है वो एक्स्ट्रा है वहां के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैं क्या लिख दूंगी 17.2 इंटू, अब ये जो नीचे के 3 जीरोस हैं इनको मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करके 10⁻³ मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया आपका λ1 का वैल्यू, ये आ गया λ2 का वैल्यू। अब रेंज जो है, रेंज क्या आ जाएगी आपकी 17.2 इंटू 10⁻³ मीटर से लेकर के 17.2 मीटर तक। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने इसको पहले क्यों लिखा और इसको बाद में क्यों लिखा। तो कभी भी स्टूडेंट्स जो रेंज हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले छोटी फिर बड़ी। जैसे यहाँ पर भी पहले 20 हर्ट्ज लिखा फिर 20,000 हर्ट्ज लिखा, तो यहाँ पर भी ये जो चीज आने की वजह से इसका वैल्यू छोटा हो गया ना, तो इसलिए हमने पहले 17.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा और बाद में 17.2 मीटर लिखा। ये हो जाएगी आपकी वेवलेंथ का रेंज। ओके, सो दिस इज योर आंसर। Two children are at opposite ends of an aluminium rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child. अब स्टूडेंट्स यहाँ देख लो हम लोगों को क्या गिवन है, दो बच्चों के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पर दो बच्चों के बीच में क्या रखा है, एक एल्यूमिनियम का रॉड रखा है और एक बच्चे ने इस एल्यूमिनियम के रॉड पे एक एंड पे उसने स्टोन से मारा। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जो एल्यूमिनियम के रॉड में से साउंड जा रहा है और जो एयर में से साउंड जा रहा है, उन दोनों में से जो उनकी स्पीड्स को कंपेयर करने के लिए हमें बेसिकली बोला गया है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेलोसिटी इन एल्यूमिनियम, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम रॉड और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको ये दोनों वैल्यूज दी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को बेसिक साइड हम लोगों को फॉर्मूला अपना पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम लोगों को कंपेयर करना है टाइम, हम लोगों को टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर t इक्वल टू d/v कर दिया। अब टाइम इन एल्यूमिनियम क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाय 6420, और टाइम इन एयर आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस तो भाई खैर उतना ही रहेगा ना, तो d को मैंने d ही रहने दिया और यहाँ आ जाएगा 346। अब मुझे कंपेयर करना है T एयर अपॉन T एल्यूमिनियम। ठीक है, तो T एयर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, d/36 346 अपॉन d/6420, dd कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो यहाँ पे 6420 अपॉन 346 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 18.55। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग का आंसर। अब यहाँ पर मैंने यूनिट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो ये भी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है, ये भी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है, तो ये भी तो कैंसिल होगा ना, सो दिस विल बी यूनिटलेस। ओके, सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर साउंड। अगर आप लोगों को साउंड का ये वाला वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहो।